प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार आपको बीए तृतीय वर्ष शब्द शक्तियों का उल्लेख बताऊंगा। शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, शब्द शक्तियों का प्रयोग कहाँ होता है, इसी प्रश्न आपको बीए तृतीय वर्ष में आते हैं 12 नंबर के, लगभग टिप्पणी में भी आते हैं, जिससे आपको नंबर प्राप्त करने में सुविधा होती है। शब्द शक्तियाँ प्रत्येक कंपटीशन में आपको महत्वपूर्ण रूप में विद्यमान रहता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हर जगह जो है आपको निर्धारित अंक इससे मिलते हैं और इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। शब्द शक्तियाँ देखिए 3 होती हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अभिधा शक्ति अभिधा शक्ति में अभिधेयार्थ होता है। अभिधेयार्थ यानी नामार्थ का प्रकृति होता है। अभिधा शक्ति अभिधा यानी कि नामार्थ, जिस व्यक्ति से नाम की उपमा दी जाए, जिससे नाम आख्यात प्रयोग हो जाए, वही अभिधा शक्ति होती है। जिससे बुलाने से केवल उस नाम का व्यक्ति आ जाए, वो शक्ति अभिधा शक्ति होती है। और अभिधा में क्या बोधित होता है, क्या गम्य होता है, क्या प्रतीत होती है, ये हमें दिखाई देता है। तत्र सांकेतिक अर्थ बोध अग्रिमा अभिधेयार्थ शक्तियाँ। तत्व सांकेतिक अर्थ, जिससे संकेतक नाम का ग्रह उत्पन्न हो, जिस नाम का बोध हो, जिस व्यक्ति का बोध हो, वही अभिधा शक्ति होती है। संस्कृत में है साक्षात संकेतितम यो अर्थ अभिधत्ते सवाचक, यानी वाचक के द्वारा जो संकेतित नाम का ग्रह, जिसको बालक लेके आता है, जिससे बालक जो है गिलास ले आओ, लोटा ले आओ, पानी ले आओ, तो बालक जो है जल को ले आएगा, तो क्या होता है, तो जल ही लेके आएगा, न कि रस लेके चले आएगा। तो बालक का जो बोध शक्ति होती है केवल उसी में बोध होता है। जैसे गाय ले आओ, अब गाय ले आओ तो गाय की जगह भैंस नहीं लेके आएगा, व्यक्ति जो है गाय को ही लेकर आएगा। तत्व सांकेतिक वाचक के द्वारा जो बोध होता है वह साक्षात रूप में विद्यमान हो जाता है, वही अभिधा शक्ति होती है। अभिधा शक्ति जो है 3 प्रकार की होती है। रूढ़ अभिधा शक्ति 3 प्रकार की होती है ना। यौगिक, आपको योग रूढ़ और योग रूढ़। योग में क्या होता है, अभिधा शक्ति जो है अपने भाव को प्रकट करता, भाव के माध्यम से जो वाचक कहता है वही प्रकट होता है। इसमें योग रूढ़ और योग रूढ़, अभिधा के 3 भेद हैं मुख्यतः, योग रूढ़ और योग रूढ़। योग में क्या होता है, 2 वस्तुओं का योग होता है। जैसे पाचक, 5 धन का, यानी 5 व्यक्तियों का बोध हो रहा है, यानी 5 धन 5 धन का, यानी कि 2 व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को मिला करके एक योग बन रहा है। और दूसरा है रूढ़। रूढ़ का अर्थ होता है जो एकदम यथावत जिस रूप में है, परंपरा रूप में बने रहते हैं, यथावत कभी हटते नहीं हैं, वो रूढ़ अपने अर्थ में विद्यमान रहता है। ऐसी शक्तियों के द्वारा रूढ़ माना जाता है। जैसे मंडप, जैसे मंडप को बना दीजिए तो मंडप क्या है, मंडप अपनी स्थिति में 24 घंटे में बना रहता है, 24 घंटे तक बना रहता है। जैसे शादी जब तक हो नहीं जाती है तब तक वो अपने निर्धारित समय से हटता नहीं। तो क्या होता है, मंडप हुआ, जैसे चक्की हुआ, चक्की जैसे आटा पीसने वाला जो होता है वो भी अपने स्थान पर बैठा रहता है, लेकिन हम लोग गेहूँ लेकर के जाते हैं, पिसवाते हैं, लेकिन वो निर्धारित समय से निर्धारित स्थान से हटता नहीं है, वह उसकी शक्तियों में विद्यमान रहता है। अनेक कार्यों के द्वारा यह प्रस्फुटित होता है। योग रूढ़ क्या है, योग रूढ़ में क्या होता है, जैसे पंकज, यानी निर्धारित स्थान से वह अपने चयनित का बोध कराता है, वही योग रूढ़ है। यानी जैसे पंकज, पंक जायते पंकज, जो पंक माने जो कीचड़ में उत्पन्न होता है,
वही पंकज है। पंक माने कीचड़ से जो उत्पन्न होता है जो फूल, वही पंकज है। तो मोटे तौर पर आप अगर शक्तियों के बारे में कोई पूछता है, शक्तियाँ कितनी प्रकार होती हैं? शक्तियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती है, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। व्यंजना में बी अंजना, यानी जो विशेष रूप से अभिधा, लक्षणा और छोड़ करके जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है वो व्यंजना शक्ति होती है ना। और व्यंजना शक्ति में व्यंग्यार्थ होता है, व्यंग अर्थ, किसी का व्यंग लिया जाता है। जैसे राम जो है चोर है, राम तो चोर नहीं लेकिन उसकी व्यंजना चोर, यानी व्यंग ले रहे हैं। राम चोर नहीं, राम एक आदर्श महान पुरुष हैं। और लक्षणा शक्ति क्या होती है? लक्षणा शक्ति में क्या होती है? लक्षणा जो है 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़ अर्थ प्रयोजनात्, रूढ़ा और प्रयोजनवती। रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती क्या होती है? पहले आप देखिए कि लक्षणा किसे कहते हैं। मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ अर्थ प्रयोजनात् यो अर्थे लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। माने मुख्यार्थ की बाधा होने पर जो तीसरी शक्ति निकलती है, तीसरी शक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लक्षणा शक्ति होती है। माने कि जैसे गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः मतलब गंगा में घर है। भाई गंगायाम घोषः माने गंगा में घर है, गंगा में थोड़ी घर है, गंगा के किनारे हो सकता है। माने मुख्य अर्थ की बाधा हो रही है। मुख्य अर्थ है गंगायाम घोषः, यानी गंगायाम घोषः माने गंगा में घर है, लेकिन मुख्य अर्थ उसका क्या है? मुख्य अर्थ है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः करते हैं गंगा में घर है, गंगा में घर नहीं है। गंगा का जो मुख्य अर्थ है गंगा के किनारे हो सकता है, गंगा के किनारे हो सकता है। ये है, इसके 2 भेद हैं, रूढ़ावती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, है ना। इसमें मुख्यार्थ का बाधा होने पर जो अर्थ ग्रहण नहीं करता, अर्थ ग्रहण करते ही तीसरी शक्ति का बोध हो जाता है ना। जैसे गंगायाम, जैसे सिंहो बटु, यानी सिंह जो है, जैसे कि कुंता प्रविशंति, भाले जा रहे हैं, भाला थोड़ी जाएगा। बालक जैसे देखता है, बालक देखते ही बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बालक जैसे ही उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये भाव होता है। क्या भाव होता है कि मम्मी भाला जा रहा है, भाला नहीं भाले वाले जा रहे हैं। भाला काम करते भाले वाले जा रहा है। भाला का जो सही दृष्टांत है भाले वाले से है ना। जैसे कहते हैं आप लोग, ज्वलंत उदाहरण है कि ए रिक्शा चलना है विश्वविद्यालय मार्ग, तो रिक्शा थोड़ी आएगा, रिक्शा का रिक्शा वाला विद्यमान है। रिक्शा का जो मुख्य अर्थ रिक्शा वाला, ए रिक्शा, रिक्शा तो अचेतन है, उसके साथ चेतनता विद्यमान है। चेतनता विद्यमान होने के कारण ये प्रस्फुटित होता है, दिखाई देता है कि रिक्शा वाला नहीं, रिक्शा वाला लेकर आएगा। रिक्शा के साथ अचेतन है, चेतनता दोनों विद्यमान है। चेतन का अचेतन से संबद्ध होना ही क्या है? लक्षणा शक्ति का बोध होता है। रिक्शा कहने से रिक्शे वाले का बोध हो जाता है, मुख्य अर्थ वो है। तो उसमें रूढ़ और प्रयोजनार्थ। रूढ़ अर्थ जो होता है, रूढ़ अर्थ में जैसे कोई है कर्मणि कुशल है, कर्म में कुशल है, उसका कर्मण कुशला हम कहते हैं कि चतुर अथवा शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है। कुशल का अर्थ होता है कुश काटने वाला। कर्मण कुशला का मुख्य अर्थ है कुश काटने वाला, और दूसरा अर्थ है कर्म में कुशल। तो मुख्य अर्थ है इसका, रूढ़ अर्थ क्या है? कुश काटने वाला। जो उसका कर्म की जो व्यापकता है, जो रसात्मकता है, वो विद्यमान है। और प्रयोजनवती में जैसे आप ले सकते हैं गंगायाम घोषः, है ना। जैसे मचान, जिसे घृतम आयु, यानी कि घी ही आयु है, घी थोड़ी आयु होगा। घृतम आयु विद्या यशोबलम, यानी कि घृत ही आयु है, यानी घी खाने पर आयु की बढ़ती। घृत आयु नहीं हो सकता। जो मुख्य अर्थ है घी, जो सब में विद्यमान रहता है, अनेक कार्यों के द्वारा निष्पादित होता है, वह शक्तियाँ सब कार्य करती हैं। तो हम आज आपको जो है अभिधा लक्षणा
लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ और प्रयोजनवती। तीसरी शक्ति के बारे में बताएंगे आपको, व्यंजनाशक्ति। व्यंजनाशक्ति क्या होती है? व्यंजनाशक्ति में व्यक्ति जो है व्यंजना, विशेष रूप से जो अंजन, विशेष रूप से भाव को यानी वाचक के द्वारा जो प्रकट कर दे वही व्यंजना शक्ति है। व्यंजना शक्ति में अभिधा लक्षणा जब छोड़कर सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं तो व्यंजना शक्ति का निष्पादन होता है। व्यंजना शक्ति में व्यक्ति जो है व्यंग्यार्थ लेता है, किसी व्यक्ति का व्यंग्यार्थ। जैसे व्यक्ति चोर है तो व्यक्ति चोर नहीं है, जैसे दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, नज़दीक से देखा तो ये तो सर थे। तो ऐसा व्यंग्यार्थ किसी ले सकते हैं, जैसे कि वो बहुत चालाक है, राम बहुत चालाक है। राम नाम से निष्पादित व्यक्ति राम चालाक नहीं हो सकता। राम का अर्थ होता है मर्यादित। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबहु न्यारा। जो चौथा राम है सब में व्याप्त है, उस राम की बात कर रहा हूँ। राम जो है एक मौलिक शब्द नहीं है, एक व्यापक अर्थ ले रहा है जो सबके अंदर विद्यमान है, रमण कर रहा है। इसकी व्यंजना शक्ति निष्पादित नहीं हो रही है। ये दो प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में आपको हर कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा हम अनेक कार्यों को निष्पादित करते हैं। तो आपको प्रश्न आएगा शब्द शक्तियों का उल्लेख करते हुए, है ना, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति का प्रयोग कीजिए, है ना। या शब्द अभिधा शक्ति या लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति का तीनों का प्रयोग व्यापक अर्थ में प्रश्न आ सकता है। तो आपको तीनों का व्याख्यायित करते हुए इसके भेद प्रभेद सबका व्याख्या करना है और सबको बताना है, और सबसे यह कार्य निष्पादित होगा। ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाए, अभिधा शक्ति या लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति। आपको मैं मौलिक रूप में बता दिया हूँ, व्यापक क्लास आपको बाद में बताऊंगा, और जिससे हर कार्य संपादित होंगे, जिसके बारे में बताया जाएगा आगे। अभी इसका जो है पृष्ठभूमि बता रही थी, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, तीनों का एक समरूपता स्थापित करना है जो प्रकट होता है। ठीक है, आज आपको बस इतना ही, थोड़ा मौलिक जानकारी के लिए आपको बता दिया गया, क्योंकि प्रश्न आते हैं BA तृतीय वर्ष में, तो आपको आगे बताया जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर निरंतर पढ़ते रहिए, फिर आगे क्लास वीडियो बनाया जाएगा। उड़ान दी फलाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद।